टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को पेरिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी, उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यह हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर प्रकाशित कर चुका है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में सिंकपी से पीड़ित मरीजों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी जर्नल के पेपर में माइग्रेन में योग के फायदों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा कई और बीमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है, जैसे हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था। इसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए और यहाँ 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए गए। भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहाँ एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं, जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब किसी को कालाजार होता है तो उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है
बिहार झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। कालाजार का इलाज आसान है। इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। जरा सोचिए, हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुर असुरई वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भाव अनुसारेण सदा नराणाम। अर्थात, हे मां गंगा, आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप सांसारिक सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। सभी आपके पवित्र चरणों का वंदन करते हैं। मैं भी आपके पवित्र चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। ऐसे में सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है। वे पेड़ लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हिल्सा मछली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं।